नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। लोकसभा चुनाव 2024 वैसे पूरे होकर काफी वक्त हो गया है, सरकार का गठन भी हो गया है, लेकिन अभी भी वो जो बात है कि ये सरकार लंबी नहीं चलेगी वो थम नहीं रही है। लगातार जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि ये सरकार लंबी नहीं चलने वाली है और इस सरकार के अस्तित्व पर फिर एक बार सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक निर्णय ने लगा दिया है। उस निर्णय के चलते अब एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो भी कह रहे हैं कि इस फरमान को हम नहीं मान सकते। वैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी जिस सोच के साथ आगे बढ़ने में यकीन करती है, कहीं ना कहीं सहयोगी दलों को दिक्कत आएगी ये तो पता ही था। ये भविष्यवाणी तो राजनीतिक विशेषज्ञ कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार कर रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगी उसका अंदाजा नहीं था। एक निर्णय और अब सब कुछ पलटता हुआ नजर आ रहा है। इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी जुड़े हुए हैं। उनसे आपको मिलवा देते हैं और इस प्रश्न पर उनसे चर्चा करेंगे। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार मयूरिका जी, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ और मुझे जी। लगा कि जब इतना बड़ा मुद्दा अब फिर एक बार सरकार के अस्तित्व पर उठ गया है तो आपसे बात करना तो बनता है। अ, राजेश जी से तो मैं बात करूंगी। सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और रिपोर्ट देखने के बाद आखिर ये माजरा क्या है वो समझ लेते हैं और फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। विशेष राज्य का दर्जा, जातीय जनगणना, बढ़े हुए आरक्षण प्रतिशत को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के पेच तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के सिर पर थे और अब सीएम योगी आदित्यनाथ का कावड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानदारों को अपना नाम और धर्म लिखने की अनिवार्यता के फरमान ने एक नया बवाल उठा दिया है। इंडिया गठबंधन के दलों का विरोध तो सर चढ़कर बोल ही रहा है, पर मुश्किल यहाँ ये है कि एनडीए के सहयोगी दल भी उसी सुर में आवाज उठाने लगे हैं। 22 जुलाई से कावड़ यात्रा अपने इष्ट देव को जल अर्पित करने को लेकर शुरू होने वाली है। कावड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सीएम आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि हर हाल में दुकानों पर संचालक, मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। इसके साथ ही उसे अपने धर्म के बारे में भी लिखना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला कावड़ यात्रियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि शुरुआत में यह फैसला सिर्फ मुजफ्फरनगर जिले तक सीमित था, लेकिन अब राज्य सरकार के आदेश पर इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। बिहार के संदर्भ में योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद आरजेडी की तरफ से हमला काफी तेज हो गया है। राज्य में अभी 4 विधानसभा पर चुनाव होने हैं और यदि वर्ष 2025 के पहले चुनाव हुए तो एनडीए के कई सहयोगी दलों की परेशानी बढ़ जाएगी। जनता दल यूनाइटेड की राजनीति की तो धुरी ही 3C यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म रहा है। लोजपा तो इस बात की वकालत करती रही है कि उप मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से हो। हालांकि विधानसभा चुनाव में देरी है, लेकिन एलजेपी और जेडीयू की तरफ से योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उनकी टिप्पणी आ चुकी है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने योगी सरकार के निर्देश को धार्मिक विभेद पैदा करने वाला बताते हुए साफ कहा कि मुजफ्फरनगर पुलिस का वो आदेश वापस लिया जाना चाहिए। इसमें कावड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने को कहा गया है, क्योंकि इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है और धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एनडीए की केंद्र सरकार में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मेरी लड़ाई जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ है, इसलिए जहां कहीं भी जाति और धर्म के विभाजन की बात होगी मैं उसका कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। यानी अब इस मामले एनडीए का पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। राजेश जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है राजनीति से भी, आप
सालों तक सीधे सीधे जुड़े रहे और बहुत नजदीक से कवर करते आए हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है वहां के, उनके इस निर्णय को सर आप अपनी अनुभवी नजरों से कैसे परखते हैं और इसका क्या लॉन्ग टर्म क्या भविष्य देखते हैं सर? देखिए मयूरिका जी, अभी वो जो आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है वो जस का तस तो मुझे अभी देखने को नहीं मिला। जी। हाँ, ये जरूर मुझे सुनने में और पढ़ने में आया है और चैनलों पर तमाम चर्चा के दरमियान ये ज्ञात हुआ है कि ऐसा कोई आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा आदेश योगी सरकार ने दिया है तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूं कि ये आदेश ही असंवैधानिक है, जी। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है ही नहीं। पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज, अभी जो आप अपनी प्रस्तावना में कह रही थी, आप शुरुआत में कह रही थी कि केंद्र सरकार को क्या मतलब योगी सरकार ने इस तरह से मुश्किल में डाला है। मैं ये कहूंगा कि अगर अब केंद्र सरकार ने इसको वापस नहीं लिया तो केंद्र सरकार भी इसमें शामिल मानी जाएगी। योगी सरकार तो मुश्किल में जो है वो है, लेकिन केंद्र सरकार भी है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि संविधान का जो अनुच्छेद 15(1) है वो यूं तो 15 से लेकर के और 21 तक बहुत सारी व्याख्या है हमारे संविधान में, लेकिन जो 15(1) है और खासतौर पर पूरा 15 अनुच्छेद जो है वो ये कहता है कि आप धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव ऐसा कर नहीं सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसमें ये बात कही जाती है कि आप कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएंगे जिससे राज्य, मतलब आपसे मतलब मेरा आशय राज्य से है यानी स्टेट से है, या आप इसको स्टेट गवर्नमेंट समझ लें, कि वो कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जो इस तरह का आभास दे, इस तरह की पिक्चर पेश करे या कॉमन मैन को ये धारणा बनाने का अवसर दे कि वो धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर बंटवारा किया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से। नंबर 3 कि जो जब आप लिखते हैं, मैंने जो जितनी जानकारी मुझे हुई है कि शायद दुकानों पर नाम लिखने की बात कही गई है और इस तरह जो तमाम बातें हैं, ये एक उपभोक्ता के नाते जो मौलिक अधिकार है भारत के संविधान में, आप ये पाएंगे कि ये उसका उल्लंघन करता है। उपभोक्ता मौलिक अधिकार ये कहता है कि किसी भी वस्तु का विक्रय करने में, कारोबार करने में, व्यापार करने में कोई इस तरह का प्रदर्शन नहीं करेगा जिससे उसके वस्तु के व्यापार को घाटा हो, उसको रोकने का अवसर मिले या उसको इस तरह से कि जो किसी भी आधार पर उसको नुकसान हो। तो ये मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है, संविधान के अनुच्छेद 1 का उल्लंघन है। और दूसरी चीज ये है कि अब अगर ऐसा है तो जिम्मेदारी किसकी है? इस राज्य के मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है। शपथ यह है कि संविधान की रक्षा करेंगे। राज्यपाल ने राष्ट्रपति के सामने जो है वो शपथ ली है। राज्यपाल जो शपथ लेता है, जिसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है, वो भी शपथ संविधान की रक्षा करने का लेता है। कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं वो भी संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। जो विधायक होते हैं वो भी संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। और इसके अलावा जो कार्यपालिका है, जो आपकी नौकरशाही है, वो भी, उनको जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो उसमें भी संविधान के अनुच्छेदों का सम्मान करना सिखाया जाता है। तो ये सारी बातें। और दूसरा, अगर कोई सरकार इन आधारों का पालन नहीं करती और वो पालन अगर राज्यपाल नहीं करता, मुख्यमंत्री नहीं करता, कैबिनेट नहीं करती, प्रशासन नहीं करता, तो फिर केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आपने उस केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस आधार पर तो समूची केंद्र सरकार ही कटघरे में आ खड़ी होती है कि इतना समय हो गया और केंद्र सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। और ये तो हमारे को अतीत में ले जाती है। आजादी से पहले भी यही तो सिस्टम था। आपको पता है अंग्रेजों के जमाने में क्या था? अंग्रेजों के जमाने में आप देखें, बनारस उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में यह, जब उन्होंने देखा कि हिंदू और मुस्लिमों की साझा संस्कृति को
गंगा जमनी तहजीब को वो बांट नहीं सकते, खंडित नहीं कर पाए, तब उन्होंने क्या किया, दोनों तरफ के कंजर्वेटिव्स को, हिंदू महासभा को भी और मुस्लिम लीग के लोगों को भी, जो बहुत अपने अपने मजहब को लेके कट्टर थे, उनको उन्होंने हवा देनी शुरू की, उनको उन्होंने पैसा देना पर्दे के पीछे से शुरू किया। और तब हमने पाया कि आप देखेंगे कि ये जैसे यूनिवर्सिटीज, सबसे ज्यादा तो विश्वविद्यालयों से शिक्षा मिलती है, और उन्होंने विश्वविद्यालयों से इसकी शुरुआत की। मैस जो होते थे, हिंदू मैस अलग होता था, मुस्लिम मैस अलग होता था। हॉस्टल जो होते थे, हिंदू हॉस्टल अलग होता था, मुस्लिम हॉस्टल अलग होता था। पानी के जो स्टोरेज होते थे, हिंदू पानी उन पर लिखा रहता था, मुस्लिम पानी उन पर लिखा रहता था। और पाकिस्तान सरकार ने तो बड़े गर्व के साथ एक म्यूजियम बनाया है कराची में, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है ये हिंदू पानी या मुस्लिम पानी, इस तरह से। तो अंग्रेज जो करना चाहते थे, जो क्योंकि वो दिलों में भेद नहीं कर पा रहे थे, अब ये काम आजादी के 77 साल के बाद सरकार कर रही है। अब आप इसको क्या मानेंगे? क्या हम अंग्रेजों के लाइन पर चल पड़े हैं? जो अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे, वही अब हो रहा है। जी, बहुत बड़ी विडंबना इसे कहा जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत खुलकर हिंदू मुसलमान किया गया, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा भरे मंच से बोलते रहे, मुस्लिम विरोधी भाषण बयान देते रहे, और कुछ दिनों से तो लगातार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाने की अटकलें लग रही हैं, और इसी बीच उनका इतना बड़ा निर्णय। वैसे ही लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये जो निर्णय लिया है, क्या ये योगी आदित्यनाथ को हटाने के एक स्वरूप में देखा जा सकता है सर, या फिर भारतीय जनता पार्टी इससे हट सकती है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो धार्मिक कार्ड या जो मजहबी कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में चलने की कोशिश की, वो तो नाकाम रहा, वो तो चला नहीं। वो तीर तो उलट के अब उनके ऊपर लगा है। और सियासत में कई बार ऐसे होता है कि जो तीर आप अपने प्रतिपक्ष पर, दूसरों पर फेंकते हैं, वो तीर उलट के आपके ऊपर लगता है। अगर ऐसा होता तो अयोध्या में नहीं हारते। अगर ऐसा होता तो बनारस में जितने कम मार्जिन से माननीय प्रधानमंत्री जी जीते हैं, वो तो जीतना भी हार के बराबर है। बिल्कुल। तो और अनेक स्थानों पर हमने देखा है कि जहां जहां भी ये कोशिश की गई कि वहां मजहब के आधार पर लोगों के दिलों में बंटवारा किया जाए, वो कहीं ये चाल चली नहीं गई। और मैं आपको बता दूं कि ये 1000 साल पुरानी जो कल्चर है हमारी, जो डेमोक्रेसी की शक्ल में आज हमारे सामने है, वो कल्चर की रूट्स इतनी गहरी हैं मयूरिका जी, कि इतनी आसानी से किसी सरकार, किसी राज्य सरकार, किसी ऐसी संगठन या पार्टी की ओर से कोशिश करने से वो छिन्न भिन्न नहीं हो सकती। और ये आप पाएंगे कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होगा, नुकसान सरकारों को होगा, ये नुकसान और किसी को नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि आपको मैं एक और सबूत देता हूं कि आपको याद है कि जब अयोध्या में 1991-92 में जो मामला हुआ था, तो उसके बाद जब चुनाव हुए तो कई राज्यों के में दंगे भड़के थे और सरकारें जो है भंग कर दी गई थी और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। और उसके बाद जब चुनाव हुए तो उसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को वैसी कामयाबी नहीं मिली जैसी उसने सोच के रखी। जी बिल्कुल। तो इस देश की जमीन जो है, मानसिक जमीन, सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा नहीं करती। जी। तो सर, क्या उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले योगी आदित्यनाथ ने केंद्र से कोई तरह की सलाह नहीं ली होगी, या उन्हें इत्तला नहीं किया होगा? ये माना जा सकता है कि केंद्र को बिना बताए ये निर्णय ले लिया गया और अब इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। देखिए, यूं तो राज्य के मुख्यमंत्री को हर मामले में केंद्र से, भारत का जो संविधान कहता है, हर मामले में केंद्र से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है किसी प्रदेश सरकार को। अच्छा। अलबत्ता केंद्र सरकार को जरूर कई मामलों में राज्य सरकार की सलाह लेने की आवश्यकता है। अगर उसको सीबीआई भेजना है तो अनुमति उसको चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की। उसको अगर केंद्र सरकार को राज्यपाल नियुक्त करना है
तो उसको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। जी। तो वो बाध्यताएं जो हैं, देखा जाए तो इस तरह से योगी आदित्यनाथ के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि वो पार्टी अनुशासन से बंधे हैं तो पार्टी की रीति नीति के खिलाफ तो जा नहीं सकते। जी। और अगर कैसा ऐसा वो कोई असंवैधानिक संवेदनशील फैसला लेते हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये उनको भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की रीति और नीति के अनुकूल लेने के लिए विवश किया गया है। ये उनका अपना फैसला मुझे नहीं लगता। जी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी से मैं बात कर रही हूँ। सर, जिस तरह से ये निर्णय लिया गया है, एनडीए के जो सहयोगी दल है, जेडीयू की बात मैं कर लूं, आरजेडी की कर लूं, या चिराग पासवान ने खुलकर नाराजगी जताई है, केसी त्यागी लगातार इस पर बोल रहे हैं, तो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, जो अपने अपने राज्यों में होने वाले उपचुनावों को भी ध्यान में रख रहे हैं कि अब उपचुनाव आ रहे हैं, अगर इस तरह का कोई निर्णय हुआ तो हो सकता है उन्हें भी नुकसान हो। क्या ये भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगा, या एनडीए गठबंधन जो है वो कहीं टूट सकता है इस निर्णय से? देखिए, ये जो इस समय मौजूदा सियासी माहौल है और उपचुनाव सामने हैं कुछ, उनके मद्देनजर हम देखें तो आपको याद है आज या कल में ही, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था और उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि ये तो परजीवी पार्टी है। आपने भी पढ़ा होगा, आज या कल में ही ये बयान उनका आया है। अब परजीवी का मतलब क्या होता है? परजीवी जो वैज्ञानिक अर्थ है, मतलब जो दूसरों पर जिंदा रहे, पैरासाइट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और बॉटनी की लैंग्वेज में हम पाते हैं, वनस्पति शास्त्र की लैंग्वेज में, कि जो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो किसी तने का सहारा लेके बेल की तरह चढ़ जाते हैं और उस पेड़ से अपना खाद्यान्न लेते हैं और अपनी जिंदगी बसर करते हैं, यानी दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो परजीवी आप उसको कहते हैं। अब आप ये बताइए कि वो तो ठीक है, कांग्रेस को कह रहे हैं, कांग्रेस तो सत्ता में है नहीं, लेकिन सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी। तो परजीवी कौन है? जो चंद्राबाबू नायडू के तने पर टिकी है, जो टिकी हुई है दूसरी पार्टी, मैं कहूं कि नीतीश कुमार जी की पार्टी। तो जो इन दो पार्टियों के तनों पर रह करके जिंदा है, सरकार जिंदा है, सरकार चल रही है, अगर ये तने हट जाएं तो ये परजीवी बेल मर जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, सरकार चली जाएगी। तो परजीवी कौन हुआ? परजीवी कांग्रेस तो नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी हुई। तो आपने जो सवाल किया कि नुकसान ये किस तरह से होगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुषों को अभी बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। ये इस बार जो दुर्गति हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी दुर्गति का मुख्य कारण यही है कि उन्होंने चुनाव के दरमियान 2 बयान ऐसे दिए थे जिससे ये बीजेपी की सीटें घटी हैं। आपको बताऊं वो 2 बयान कौन से थे? बिल्कुल। एक बयान चुनाव के ठीक पहले बिहार में जाकर जेपी नड्डा साहब ने दिया था कि देखिए, उनको भ्रम हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि 2019 में अपने दम पे बहुमत लाई थी, तो उनको भ्रम हो गया था कि बीजेपी इस बार भी अपने दम पर बहुमत लाएगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब ये क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, प्रादेशिक पार्टियां खत्म हो जाएंगी, अब इनका युग नहीं है। एक बयान तो उन्होंने ये दिया। तो हुआ ये कि जो एनडीए के सहयोगी दल थे, शिवसेना जैसा ओल्डेस्ट, शिवसेना जो बड़ा भाई मानते थे, वो छिटक गए, अकाली दल छिटक गया, और भी कई दल छिटक गए, मायावती ठंडी पड़ गई। तो कहने का अर्थ यह है कि जो ये चलता रहा, एक तो ये बयान उन्होंने दिया, और दूसरा बयान उन्होंने ये दिया था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और आरएसएस के बिना, आरएसएस तो प्राणवायु है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस के बिना बीजेपी कल्पना ही नहीं कर सकती, और इसलिए मोहन भागवत भी नाराज चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की जहां पर जो सरकारें हैं, उन सरकारों में 40% क्या 50% से ज्यादा लोग मंत्री हैं, विधायक हैं, वो आरएसएस के हैं। संगठन में जो काम कर रहे हैं वो लोग, वो आरएसएस के हैं। तो अगर आरएसएस की जरूरत नहीं है बीजेपी को, और अगर ये जाजम अगर आरएसएस खींच ले, तो क्या दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की बनेगी?
आप सोच लीजिए। इसका बिल्कुल मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष अभी घबराए हुए हैं अपनी ताजा पराजय से, कि उनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि उनको क्या बोलना चाहिए, जी क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या फैसले करना चाहिए, क्या नहीं फैसले करना चाहिए। मजहब के आधार पर या धार्मिक आधार पर कोई ध्रुवीकरण कभी भी लोकतंत्र में टिकता नहीं है। जी जी। भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष, बहुत अच्छा शब्द सर आपने इस्तेमाल किया है। और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह के निर्णय सामने आ रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी को मार पड़ रही है। लोकसभा चुनाव में तो काफी सीटों का खामियाजा भुगतना पड़ा, उसके बाद जो उपचुनाव आए उसमें भी इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। और आखिरी सवाल के साथ मैं संपन्न करना चाहूंगी सर, भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक गलत निर्णय या गलत बयानबाजी क्यों करती जा रही है? इतनी सारी बौखलाहट, प्रधानमंत्री के हमने बहुत सारे भाषण ऐसे सुने जो प्रधानमंत्री की गरिमा को कहीं ना कहीं शोभा नहीं देते हैं, और उसके बावजूद भी इसी तरीके के भाषण लगातार आते रहे, बयान आते रहे। उनके नेता ये कहते रहे हम संविधान बदलना चाहते हैं, और इस तरह की बयानबाजी और निर्णय भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं। तो आखिरकार क्यों इस तरीके की बौखलाहट सामने आ रही है? क्या डर, जब इतनी बड़ी पार्टी है तो क्या डर सता रहा है सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। जी बात वो संविधान की रक्षा की करते हैं। उन्होंने अभी कहा था कि मैं ये संविधान कोई नहीं बदल सकता। जी अगर आपको याद हो तो, जी जब जी कांग्रेस की पार्टी ने ये मुद्दा उठाया कि आप संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं 400 पार का नारा देकर, जी तो उन्होंने कहा कि ये संविधान अब कोई नहीं, बाबा साहब का जो संविधान है कोई बदल नहीं सकता। जी लेकिन जो व्यवहार रूप में हम देखते हैं वो तो असंवैधानिक ही काम हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बदल कोई नहीं सकता, लेकिन उस पर अमल भी नहीं कोई कर रहा है। हम्म। अब इस पे आप क्या कहेंगे इसको? नंबर 1। जी नंबर 2 बात यह है कि देखिए, प्रधानमंत्री की जो बयानबाजी को लेकर के आप कह रही हैं, ये अफसोसनाक है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अ, शायद अपने पद की गरिमा को लेकर के सबसे कम संवेदनशील हैं। जी आजादी के बाद से हिंदुस्तान ने आज तक किसी भी देश में जाकर के, जब प्रधानमंत्री होता है तो वो देश का होता है। जी तो आपने कभी सुना कि भारत ने कभी रशिया में जाकर के प्रचार किया हो? कभी आपने सुना कि भारत ने ब्रिटेन में जाकर के चुनाव प्रचार किया हो कि किसको आप प्राइम मिनिस्टर बनाइए, किसको आप प्रेसिडेंट बनाइए? जी या भारत ने कभी पाकिस्तान में या चीन में जाकर के प्रचार किया है? कभी सुना आपने? नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस विदेश नीति की नींव रखी थी वो यही था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप पहले कार्यकाल में जब चुनाव लड़ रहे थे, और अभी मतलब जो हार गए वो, जिसमें जो बिडेन बने, जी आपको याद है प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार करने गए थे अमेरिका, जी और उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था। तो ये क्या माना जाए? ये क्या बहुत संविधान बड़ा का कार्यक्रम खुल्लम, भारत में हुआ, अहमदाबाद में, वेलकम ट्रंप करके, और बहुत मैंने कहा ना कि ये क्या संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन नहीं है? जी ये उल्लंघन है। एक अंतर्राष्ट्रीय जलसे में उन्होंने आबादी बताई 600 करोड़। जी आपको याद है जी कि भारत की आबादी 600 करोड़ है। एक और अंतर्राष्ट्रीय ताजा उदाहरण है जिसमें ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया का फर्क नहीं समझा पाए, वो कर पाए। जी जी तो ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब ऐसा लगता है कि हमने एक तरफ तो, अगर हम पहले से देखें तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह और राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, इंदिर कुमार गुजराल, देवेगौड़ा, ऐसे विद्वान प्राइम मिनिस्टर देखे जब उनके कथन का कोई भी मतलब उसमें सुई की नोक के बराबर भी गलती नहीं निकाल सकता था। जी लेकिन अपने बयानों के जरिए, एक तो ये, दूसरा जो घर के भीतर, भारत के भीतर जो आप चुनाव प्रचार करते हैं, उसमें आप भाषा देखिए, प्रतिपक्ष को लेके किस तरह की भाषा होती है। जी अगर ये भाषा कांग्रेस बोले तो बात समझ में आती है मुझे, समाजवादी पार्टी बोले तो समझ में आती है, शिवसेना बोले तो समझ में आती है, क्योंकि वो, हम कह सकते हैं कि वो प्रतिपक्ष में है और सत्ता के लिए बड़े लालायित हैं, एकदम उनको सत्ता के लिए मरे जा रहे हैं। जी तो अगर वो बोले तो बात समझ में आती है। लेकिन जो 10 साल से ऑलरेडी सत्ता में है,
महिलाओं को लेकर, प्रतिपक्ष को लेकर, प्रतिपक्ष के नेताओं को लेकर, संसद में, संसद से बाहर, आप कहीं भी देख लीजिए, ये जो जबान है मुझे थोड़ा सा चिंता में डालती है कि क्या हम एक ऐसे युग की तरफ चल पड़े हैं जिसमें कुछ सालों के बाद क्या हम जानवरों जैसा एक लोकतंत्र देखेंगे, भीड़ तंत्र देखेंगे जो सिर्फ उन्हीं की जबान समझेगा। जी। ये एक बहुत गंभीर सवाल है। बहुत गंभीर सवाल यहाँ उठ रहे हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को ढूंढना होगा अगर आने वाले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना होगा। यहाँ एक बयान में और जोड़ना चाहूंगी, हाल ही में जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे तब प्रधानमंत्री से उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने मुझसे हाथ मिलाया लेकिन आपने नहीं मिलाया। तब उन्होंने फटाक से खड़े होकर कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष को गंभीर से लूं, ऐसा सब मेरा संविधान मुझे सिखाता है, और दूसरे ही दिन उन्हें बालक बुद्धि कहकर जलील करते हैं। इस तरीके के विरोधाभासी, एक तरफ आप पहले दिन कहते हैं कि मैं गंभीरता से नेता प्रतिपक्ष को लेना चाहता हूं और दूसरे दिन उन्हें बालक बुद्धि करार दे देते हैं। तो मुझे लगता है इनकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है उस पर जांच जरूर होनी चाहिए। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको रोज रोज जुड़ते रहना है क्योंकि देश की सियासत का बहुत बड़ा हिस्सा आप सब लोग हैं, और जब तक आप देश की सियासत को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक देश का लोकतंत्र मजबूत हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर नागरिक इससे जुड़ा रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रोज रात 8 बजे मुद्दे की बात में मैं इसी तरीके की बातों को आपके सामने लेकर आती हूँ। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कर लीजिए। सियासत की ये बातें हर व्यक्ति तक पहुंचना और उन्हें जानना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।